जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रचना के विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि दुर्भाग्य सौभाग्य की हत्या कर उसके जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश कर गया। जितना दुख निर्मला और दिनेश को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें बहू रचना के विधवा होने तथा 1 वर्ष के नन्हे वेद के सिर से पिता का साया उठने का भी था। रचना के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थी। दोनों पति पत्नी रचना से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। रचना भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और परायेपन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी रचना अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह अपना आगे का जीवन वहां रहकर बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय में वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा सुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पथ पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। कर्तव्य और डर की 2 कश्तियों पर सवार रचना डर के वशीभूत होकर कर्तव्य की कश्ती को डुबा चुकी थी। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके रचना ने अपनी सास निर्मला से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 माह रहकर वापस आ जाऊंगी। निर्मला ने कहा, हाँ जाओ रचना, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन निर्मला सोच रही थी कि मायके जाएगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ रचना को संभालने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। निर्मला नहीं जानती थी कि रचना के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब रचना इत्मीनान में थी कि दुखों के साथ ही सही कम से कम माँ के घर वह सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में रचना का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि रचना तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक रचना को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। निर्मला अक्सर ही रचना को फोन पर उसके हालचाल पूछती रहती। निर्मला और दिनेश को अकेलापन खाए जा रहा था। वह तो रचना को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे राहुल के जाने के बाद वह प्यार अधिक बढ़ गया था। अपने पोते वेद में उन्हें अपने बेटे राहुल की छवि नजर आती थी। नन्हे वेद की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से निर्मला ने फोन पर पूछा, रचना वापस कब आओगी? रचना ने बात को टालते हुए कहा, माँ, बस कुछ दिन और फिर आ जाऊंगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और वेद के बिना घर सूना हो गया है। बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती। पिछले कुछ दिनों से रचना महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन रचना को उनकी बातें सुनाई दे गई। रचना की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं है। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म ले लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी रचना को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें रचना को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। रचना की भाभी ने कहा, हाँ, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं और रचना का बेटा वेद। बच्चों के लड़ाई झगड़े से भी मनमुटाव होते हैं, कभी कभी आने से प्यार बना रहता है। हमेशा साथ रहना, ना बाबा, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा है। वैसे भी रचना के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फोन आता है कि रचना तुम कब वापस आओगी। रचना की भाभी की बात खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, रचना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है ना।
बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। रचना के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थी। वे जानते थे कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदासी आंखों में मजबूरी के आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर रचना की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गई। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपने सामने महसूस किया। वह सोच रही थी, किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात ही कही है। बुरा मानने या दुखी होने की जरूरत ही नहीं। भैया भी तो सही कह रहे थे। मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। राहुल के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? राहुल की आत्मा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधार लेना चाहिए। सोचते हुए कमरे में जाकर रचना ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया और निर्मला को फोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। निर्मला और दिनेश के लिए वह तो बहुत ही खुशी के लम्हे थे, जो यदि उनके जीवन में नहीं आते तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधकार उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देता। रचना के घर वालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा, तब उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फिराकर कहा, यही सही है, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। रचना ने अश्क भरी आंखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कह सकी, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।